हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करेंगे इसमें? जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देखे हुए थे, रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग असंतुलित समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सीखे हुए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जब किसी रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है तो उसमें उसके अभिकारक और उत्पाद कि अगर हम लोगों को भौतिक अवस्था को दर्शाना है, भौतिक अवस्था मतलब कि कौन सा अभिकारक ठोस अवस्था में है या गैसीय अवस्था में है या आपको द्रव की अवस्था में है, या कभी कभी एक और भी अवस्था होता है जिसमें होता है कि किसी भी विलयन कहिए कि जिसमें कोई घोल मतलब कि जलीय घोल में अगर किसी अभिकारक या उत्पाद को कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर जल की उपस्थिति में कराई जाती है तो उस तरह के विलयन को, मतलब कि उस तरह के घोल को, रासायनिक मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक मिश्रण को कहते हैं विलयन कहते हैं। ठीक है, तो विलयन अगर जलीय विलयन हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक अगर जलीय विलयन में मौजूद हो तो उसे जलीय अवस्था कहते हैं। तो उसे निरूपित करने के लिए हम लोग संकेत यूज करते हैं। कौन कौन सा संकेत यूज करते हैं देख लीजिए। हम लोग संकेत यूज करते हैं अगर कोई अभिकारक ठोस अवस्था में है। ठोस अवस्था के लिए हम लोग कौन सा संकेत यूज करते हैं? स्मॉल में एस, किसी भी अभिकारक के आगे स्मॉल में एस लगाते हैं। अगर कोई गैस अवस्था में है, अगर कोई गैस अवस्था में है तो उस अभिकारक के आगे स्मॉल जी का उपयोग करते हैं। अगर कोई द्रव अवस्था में है तो इस द्रव अवस्था को हम लोग किस चीज से निरूपित करते हैं? इसको डिनोट करने के लिए हम लोग स्मॉल एल को यूज करते हैं। अगर कोई जलीय अवस्था में है, जलीय अवस्था में है, अगर जलीय अवस्था में है तो इसके आगे हम लोग स्मॉल में ए और स्मॉल क्यू, जिसका मतलब होता है एक्वस। एक्वस मतलब जलीय घोल लगाते हैं। तो अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है जिसमें हम लोगों को उस रासायनिक अभिक्रिया में उसके अभिकारक और उत्पाद के साथ साथ उस अभिकारक या उत्पाद का हमें भौतिक अवस्था भी निरूपित करना है, तो इन्हीं संकेतों का हम लोग उपयोग करते हैं। इसी चारों संकेत के उपयोग से हम लोग उसका भौतिक अवस्था निरूपित कर सकते हैं। इसके बाद भी क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद, किसी रासायनिक अभिक्रिया में मौजूद उत्प्रेरक या कोई कारक में क्या हो सकता है? ताप हो सकता है, कोई भौतिक कारक हो सकता है, ताप हो सकता है, दाब हो सकता है। ठीक है, उसको भी अगर हम लोग को दिखाना पड़ता है तो उसको हम लोग किसी अभिक्रिया को लिखते हैं तो उसके तीर के ऊपर या नीचे उसको दिखाते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी चीज को रासायनिक अभिक्रिया में जो उपयोग हो रहा है अभिकारक या उत्पाद, उसके भौतिक अवस्था को निरूपित कर सकते हैं। तो इसको हम लोग संकेत के रूप में, एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। मान लीजिए कि आपका एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया कैसा दिया हुआ है? मान लीजिए कि एक रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ है जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है। इस चीज को हम लोग बगल में लिख लेते हैं। ये ठोस के लिए स्मॉल एस, और गैस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जी यूज कर रहे हैं। द्रव के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? एल यूज कर रहे हैं। और जलीय के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? जलीय के लिए यूज कर रहे हैं एक्वा। ठीक है, ये इसी चीज का उपयोग करके हम लोग को देखना है। तो हम लोग एक अभिक्रिया करवा रहे हैं किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी और ओ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका अगर ये गैसीय अवस्था में मौजूद है, इसका अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? इसका अभिक्रिया अगर हम लोग करवाते हैं हाइड्रोजन से करवाते हैं। इसका अभिक्रिया अगर हम लोग हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ये परिवर्तित हो जाता है किस चीज में? ये परिवर्तित हो जाता है आपको मिथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है, CH3OH, और ये लिक्विड द्रव अवस्था। तो ये हो गया कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस
हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करके ये मिथेनॉल का हम लोग को उत्पादन करता है। ये अभिकारक हो गया। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है, ये रासायनिक अभिक्रिया आपको सामान्य ताप और दाब पे नहीं होगा। ये इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए हम लोगों को दाब बढ़ाना पड़ता है। तो ये जो दाब है ये एक कारक है जो इस रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, दाब को हम लोग अभिकारक के साथ नहीं लिख के या उत्पाद के साथ नहीं लिख के हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया के बीच मौजूद है तो हम लोग इसको यहाँ पे लिखते हैं। तीर के ऊपर या नीचे आप कहीं पे लिख सकते हैं। इसके लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है, 340 ATM। ATM कहने का मतलब आपको वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हम लोग दाब का एसआई मात्रक क्या है, ATM एसआई मात्रक है, तो उसी को उपयोग करते हैं। एक 340 ATM दाब पे ये रासायनिक अभिक्रिया होता है तो ये हम लोग को क्या हो गया, उत्प्रेरक या हम लोग को कोई बाह्य कारक या कहिए भौतिक कारक जो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक था। तो इसको हम लोग को निरूपित करना पड़ेगा। तो ये हम लोग निरूपित करते हैं। इसी तरह से कोई दूसरा भी रासायनिक अभिक्रिया ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 जिसको कहिए, कार्बन डाइऑक्साइड आपको जलीय अवस्था, ये आपको जल की अधिकता में होता है इसलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस लिखते हैं हम लोग। ये किससे अभिक्रिया करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है किससे, जल से अभिक्रिया करता है। जल से अभिक्रिया करेगा H2O। ये आपको द्रव अवस्था में मौजूद है। ये इस चीज को, इस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए आपको सूर्य का प्रकाश जो है क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। इसमें सूर्य का प्रकाश अगर हम लोग को चाहिए, सूर्य प्रकाश, तो ये किस तरह का काम करेगा, सूर्य प्रकाश के साथ साथ हम लोग को क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल क्या होता है कि जो हरित वर्ण होता है, मतलब कि हरा जो पत्ती होता है, हरा पत्ती में ये हरा रंग का एक मतलब कि तत्व है, तो उसको हम लोग को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की अवस्था जब तक नहीं मौजूद रहेगी, सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा या क्लोरोफिल वहां पे मौजूद नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके ये आपको बदल किस चीज में जाता है, ये ग्लूकोज में बदल जाता है, C6H12O6, और ये भी आपको जलीय घोल में ही मौजूद होता है। इसके साथ किस चीज का उत्पादन होता है, इसके साथ ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। ये आपको किस अवस्था में रहेगा, ये भी आपको एक्वस अवस्था में ही रहेगा, जलीय घोल के ही तरह का रहेगा। और इसके साथ क्या बचा हुआ रह जाता है, इसके साथ कुछ जल भी बचा हुआ रह जाता है। तो इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग देखते हैं, इसको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। तो ये है हमारा जो कि एक विशेष प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। इसका नाम है, विशेष नाम क्या है, इसका नाम है आपको प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में हम लोग सभी तत्व को उसके भौतिक अवस्था में जैसा ये मौजूद है उसको हम लोग निरूपित किए हैं। तो हम लोग ये पता चल गया हम लोगों को कि कैसे किसी भी तत्व को उसके भौतिक अवस्था के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया में निरूपित किया जाता है। ठीक है, एक दो उदाहरण और भी दिया जा सकता है, जैसे कि आपको सबसे पहला क्रियाकलाप क्या था, उसमें मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग जलाते थे, किस चीज में, वायु में जलाते थे, तो हम लोग को किस चीज में परिवर्तित हो गया था, वो हम लोग को परिवर्तित हो गया था मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। तो मैग्नीशियम रिबन जो था आपको वो ठोस अवस्था में था, और आपको वायु में मौजूद ऑक्सीजन तो वो गैसीय अवस्था में होगा, और हम लोग को क्या मिल रहा था, हम लोग को ठोस पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा था। तो उसको भी हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, Mg ठोस अवस्था प्लस इसके साथ क्या होगा
ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएगा तो ये गैसीय अवस्था के साथ, ये परिवर्तित हो गया किस चीज में, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, MgO में परिवर्तित हो गया, ये भी ठोस अवस्था। तो इसको भी हम लोग निरूपित कर सकते हैं। और इसको संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इस साइड भी 2 लगाना पड़ेगा। आप लोग एक एक मतलब कि प्रत्येक चरण को अलग अलग करके कीजिएगा तो ठीक रहेगा। ये हम लोग सीख चुके हैं कैसे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल विधि से। ठीक है, अब हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितने तरह के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हम लोग अब शुरू करने वाले हैं।